वेलकम बैक टू लॉ विजिट। अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कवर की है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज हम करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं। अगर हम बात करें ओपन हेम की व्यू की, तो ओपन हेम के अकॉर्डिंग जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का वो है कॉमन कंसेंट, यानी कि जो कम्युनिटी कंसेंट कर रही है वही सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। अब ये कंसेंट उनके अकॉर्डिंग दो तरह का हो सकता है, इट कैन आइदर बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंसेंट में आती है उनके लिए ट्रीटीज। एक्सप्रेस कंसेंट का मतलब क्या है कि कंसेंट है कम्युनिटी का एंड वो एक्सप्रेस है, मतलब उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ रिटन फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ट्रीटीज, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स। ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब क्या है, कस्टम्स। उनको हम रिटन फॉर्म के अंदर कहीं नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत जनरेशन से चली आ रही है तो उसको भी हम कंसेंट मानते हैं, तो देज आर कस्टम्स। तो उनके अकॉर्डिंग देयर आर ओनली टू सोर्सेज। हमने डेफिनेशन जब की थी ओपन हेम की, तो उसमें हमने क्रिटिसिज्म भी उनका इसी ग्राउंड पर किया था कि उनके अकॉर्डिंग देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जबकि हमें पता है देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहला है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इट कैन आइदर बी जनरल और पर्टिकुलर। सेकंड है इंटरनेशनल कस्टम, ये दो सोर्सेज ओपन हेम भी कवर करते हैं। उसके बाद 3 सोर्सेज और आते हैं, एक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, देन है हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, एंड लास्ट है हमारे पास एक्स एक्वो एट बोनो, जिसका मतलब होता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन की। इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि ये एक्सप्रेस कंसेंट दिखाता है ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब ट्रीटी होता क्या है? ट्रीटी बेसिकली एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन टू और मोर स्टेट्स और बिटवीन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय विच दे क्रिएट और इंटेंड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्फ। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम लिख रहे हैं टू और मोर स्टेट्स या फिर बिटवीन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आज की डेट में हम मॉडर्न डेफिनेशन को फॉलो करते हैं और हम मानते हैं कि स्टेट्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब एग्रीमेंट दो स्टेट के बीच में भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं बायलेटरल एग्रीमेंट, और दो से ज्यादा स्टेट के बीच में भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं प्लूरीलेटरल या फिर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। अब ट्रीटी जो है वो एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ पार्टीज को एम्बॉडी करती है और रूल्स लेकर डाउन करती है। अगर हम ओपन हेम की व्यू की बात करें, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज आर एग्रीमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर बिटवीन स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्रिएटिंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो बेसिकली कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ ड्यूटीज मिलते हैं जब दो अलग अलग कंट्री या दो से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको हम ट्रीटी कहते हैं। अब जो टर्म ट्रीटी है वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 2 में ऑफ द वियना कन्वेंशन 1969। वो कहता है कि अ ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय टू और मोर स्टेट्स एस्टैब्लिश और सीक टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देम गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। यानी कि ट्रीटी एक बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे कुछ स्टेट आपस में कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की ट्राई करते हैं या फिर कुछ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है या फिर एग्रीमेंट है वो स्टेट के बीच में भी हो। हमने देखा है एज पर द वाइडर डेफिनेशन देयर कैन बी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज वेल। अब अगर हम ट्रीटी की बात करते हैं तो हमें एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, पैक्टा सन्ट सर्वेंडा। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट्स आर बाउंड टू फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशन एज्यूम बाय देम अंडर ट्रीटीज। यानी कि अगर दो स्टेट एक ट्रीटी में एंटर करती हैं तो ये उनकी ड्यूटी है दोनों की कि उनको गुड फेथ में उस ट्रीटी को फॉलो करना है। तो इससे क्या होता है, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिमेन रहती है, वो सैक्रोसैंक्ट रहती है। तो पैक्टा सन्ट सर्वेंडा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो टाइम इमेमोरियल से माना जा रहा है और इसको हम जूस कॉगन्स भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें पता है इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन हमने देखा आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट को, तो उसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल कन्वेंशन वेदर जनरल और पर्टिकुलर। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जनरल और पर्टिकुलर ट्रीटीज में क्या फ़र्क होता है। जनरल ट्रीटीज वो ट्रीटीज होती हैं जो कि वर्ल्ड कम्युनिटी की सारी स्टेट एंटर करती हैं या फिर वो सबको ओपन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेग कन्वेंशन ऑफ 1907, जेनेवा प्रोटोकॉल ऑफ 1925, जनरल ट्रीटी फॉर रिनंशिएशन ऑफ वॉर ऑफ 1928, जेनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949। लेकिन जो पर्टिकुलर ट्रीटीज होती हैं, पर्टिकुलर ट्रीटीज जो है वो बायलेटरल ट्रीटीज होती हैं या फिर मल्टीलेटरल या फिर प्लूरीलेटरल ट्रीटीज होती हैं, जो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ही आपस में साइन करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर ट्रीटी होगी जो एप्लीकेबल होगी ओनली टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सिमिलरली अगर 5 कंट्रीज कोई ट्रीटी साइन करते हैं तो वो उन पांचों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी, जिसको हम कहेंगे मल्टीलेटरल ट्रीटी। तो पर्टिकुलर ट्रीटी जनरल ट्रीटी से अलग होती है क्योंकि जनरल ट्रीटीज आर ओपन टू ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है फर्क जनरल और पर्टिकुलर ट्रीटीज में। अब हम देखते हैं वियना कन्वेंशन। ट्रीटीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, जो कि ओपन हुई थी फॉर सिग्नेचर इन 1969 और इफेक्टिव हुई थी फ्रॉम 1980, और अभी तक उसको 116 सॉवरन स्टेट 2018 तक का डाटा है ये रेटिफाई कर चुके हैं। और जो नॉन रेटिफाइंग पार्टी है उसको भी यूएस कहता है कि दे ऑल्सो आर बाउंड बाय इट एज अ पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट है वियना कन्वेंशन ऑफ 1969।
पहला सोर्स अब हमारा क्लियर हो गया, इंटरनेशनल कन्वेंशन, वेदर जनरल और पर्टिकुलर। अब सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास इंटरनेशनल कस्टम। कस्टम क्या होता है? बेसिकली ये ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना जाता है, लेकिन आर्टिकल 38 ने इसको सेकंड प्रायोरिटी दी है। उसका रीजन ये है क्योंकि जरूरी नहीं है ये रिटर्न हो, ये हमेशा अनरिटन ही होता है। तो कस्टम जो है वो फाउंडेशन स्टोन होता है इन मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का। इसका रीजन ये है क्योंकि जो ओल्ड इंटरनेशनल लॉ था उसका मोस्ट पार्ट कस्टमरी रूल्स के ऊपर ही बेस्ड था। अब कस्टम होने के लिए कुछ चीज़ें होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड जनरलिटी। एक कस्टम को हम तभी कस्टम मान सकते हैं जब उसके अंदर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हूँ। ड्यूरेशन मतलब बहुत टाइम इमेमोरियल से उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी विदाउट एनी गैप उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। जनरलिटी मतलब एक जनरल कम्युनिटी उसको फॉलो कर रही है, ना कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी उसको फॉलो कर रही है। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तभी हम कस्टम को एज एन इंटरनेशनल कस्टम उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दो वर्ड्स में फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक टर्म होती है यूसेज और एक होती है कस्टम। यूसेज और कस्टम के अंदर सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि यूसेज जो होती है उसकी भी बहुत पुरानी ड्यूरेशन होती है, कॉन्टिन्यूटी भी होती है, जनरलिटी भी होती है, लेकिन उसको सिर्फ हम मॉरली मानते हैं, उसको एक लीगल फोर्स नहीं मिलती। जब यूसेज को हम लीगल फोर्स दे देते हैं, यानी कि हम उसको लीगली एनफोर्स करने लग जाते हैं, दैट बिकम्स अ कस्टम। तो इंटरनेशनल कस्टम के अंदर तीन चीज़ें होनी जरूरी हैं, ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड जनरलिटी। इंटरनेशनल कस्टम के साथ साथ हमें एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, यूज कोगन्स। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के जो हर स्टेट को ऑब्जर्व करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनको ऑब्जर्व ना किया जाएगा तो फाउंडेशन जो है हमारे लीगल सिस्टम की वही हिल जाएगी। इन प्रिंसिपल्स को हम इवन बाय ट्रीटीज या फिर कन्वेंशन, जो कि हमारा पहला सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, उसके थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये फंडामेंटल करेक्टर के हैं और ये फाउंडेशन है हमारे लीगल सिस्टम के। ये रोमन लॉ डॉक्ट्रिन यूज पब्लिकम प्राइवेटोरियम प्रैक्टिस म्यूटारी नॉन प्रोटेस्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि एक पब्लिक लॉ और राइट को हम प्राइवेट ट्रीटी के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पहला जिनोसाइड कन्वेंशन केस। इसके अंदर कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जो नॉर्म प्रोहिबिट करता है जिनोसाइड को, दैट इज अ यूज कोगन्स। जरूरी नहीं है कि आप बाउंड हो बाय अ ट्रीटी, आप अदरवाइज अगर ट्रीटी नहीं भी है तब भी आप इस चीज़ से बाउंड रहोगे। फिर बार्सिलोना ट्रैक्शन केस में कहा कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ नॉर्म ऑफ यूज कोगन्स, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल हमेशा वैलिड रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ट्रीटी। देन इन नाम्बिया केस उन्होंने क्या बोला कि इंपेरेटिव करेक्टर ऑफ द राइट ऑफ पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो अ यूज कोगन्स, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है दैट इज ऑल्सो यूज कोगन्स एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट और कॉन्टिंजेंट ऑन एनी ट्रीटी। तो पहले दो सोर्सेज क्लियर हो गए हमारे, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम। अब हम चलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 कहता है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका रीजन क्या है? ये हम कहते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि सारे सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम प्रिज्यूम करते हैं कि वो रीजनेबल हैं और उसको फॉलो किया जाए, तो उसको हम थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैक्टा sunt servanda, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केप्ट। द प्रिंसिपल दैट नो मैन मे बी अ जज इन हिज ओन कॉज, ये क्या है? इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। देन रेस जुडिकाटा, कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी एडजुडिकेट हो रही है तो हो चुकी है तो उसके ऊपर दोबारा हमने एडजुडिकेशन नहीं करनी। इक्विटी, रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस, तो ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है जो कि सारे सिविलाइज स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगर पहले दो सोर्स अवेलेबल ना हो। देन हमारे पास आते हैं जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन जो है ये सब्सिडरी मीन्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है और ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारे पास पहले तीन सोर्सेज नहीं होते तभी हम जुडिशियल डिसीजन के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डोमेस्टिक लॉ की, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो दैट बिकम्स स्टेयर डिसाइसिस अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड और वो बाउंड होगा पूरे इंडिया, पूरा इंडिया उससे बाउंड होगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में स्टेट डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन वर्क नहीं करती। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई डिसीजन देता है दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन एवरीवन, उसकी सिर्फ वैल्यू है, वो है परसुएसिव वैल्यू। तो अगर हमारे पास पहले तीनों सोर्सेज नहीं होंगे तभी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर किसी और इंटरनेशनल कोर्ट के डिसीजंस को रेफर करेंगे। तो अभी हम कहते हैं डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी का कोई केस है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर गया है तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर केस के अंदर और उन्हीं पर्टिकुलर दो कंट्रीज ए एंड बी के ऊपर ही उसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा। देन लास्ट आता है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली। हमें पता है कि जब से यूएन बना है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर ली है एंड जितनी भी कोडिफिकेशन है इंटरनेशनल लॉ की वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के थ्रू ही हो रही है एंड उसके रिगार्डिंग एक इंटरनेशनल लॉ कमीशन भी बिठाया गया है। तो जो डिसीजन और डिटर्मिनेशन है यूनाइटेड नेशन के उसको हम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानते हैं। हालांकि आर्टिकल 38 के अंदर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948, डिक्लेरेशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर वॉर
1961, Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources 1962, Friendly Relation Declaration 1970 and the Resolution Defining Aggression 1974. तो अगर हम देखें आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग देयर आर 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन, इट कैन आइदर बी पर्टिकुलर और जनरल। देन हमारे पास इंटरनेशनल कस्टम एंड उसके अंदर हमने पढ़ा यूज कोगन्स। उसके बाद थर्ड पर आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। फोर्थ पे आता है हमारे पास जुडिशियल डिसीजन एंड हाईली पब्लिसिस्ट जूरिस्ट के व्यूज। इनको हम फॉलो करते हैं ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम को अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तब हम जाएंगे जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ, अगर वो तीनों ही नहीं है तब हम जुडिशियल डिसीजन या फिर जूरिस्ट के व्यू की तरफ जाएंगे। और लास्ट हमारे पास सोर्स है एक्स एको एट बोनो, जिसका मतलब होता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। लेकिन प्रेजेंट डे वर्ल्ड में हमने देखा रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज ऑल्सो बिकेम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ हमारी यही हैं एंड इसको हम ऑर्डर में फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर ऐसी और वीडियोस बना सकूं।